गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आज तारीख 27/12/2023 थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 3 चल रहा है। बड़ा ही थेलेस थ्योरम के साथ हम थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान भी देते चलते हैं कि भारतीय इतिहास का विकृतीकरण कैसे हुआ और हमारा आर्य के संबंध में जो मान्यता है वो सही है या गलत है, आज कहाँ के निवासी मूल निवासी थे और हमारा वेद उपनिषद से कहां से पता चल रहे हैं और रिसर्च से क्या पता चल रहा है कि आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे और अंग्रेज क्या मानते थे, हमारा इतिहास लिखने में कहाँ गलती हुई और साथ में फिर अशोक स्तंभ के बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद थेलेस थ्योरम का। तो पहला हम भारतीय इतिहास का विकृतीकरण के बारे में बताते हैं। वर्तमान में जर्मन और अंग्रेजी लेखकों के भारत के संदर्भ में लिखने की होड़ लग गई थी और जो होड़ लगी थी वो बड़ा ही शॉर्ट वे में लिख रहे थे क्योंकि उसकी जानकारी नहीं थी लोगों को। अंग्रेज सत्ता के पोषित और आधुनिक रूप से भारत में प्राचीन साहित्य समाज और संस्कृति के इतिहास लेखन की प्रक्रिया मुख्य रूप से जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ने आगे बढ़कर अपने अपने लक्ष्यों और अपने अपने दृष्टिकोण से प्रभावित रहकर इस क्षेत्र में योगदान किया। किसी ने तो संस्कृति साहित्य का इतिहास लिखा, किसी ने संस्कृत भाषा का इतिहास लिखा, किसी ने भारत का इतिहास लिखा, किसी ने भारतीय संस्कृति के इतिहास लिखा, किसी ने भारतीय रचनाओं का अनुवाद किया। इतना काम किया उन्होंने इन आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के द्वारा। लेकिन इसे लिख रहे थे, अपने आप को बहुत महान पंडित समझ रहे थे, महान विद्वान समझ रहे थे, लेकिन वो महान विद्वान नहीं थे। एक छोटी सी कला, एक छोटी सी कड़ी लेकर आगे बढ़ गए थे और उसी को मेन थीम समझ रहे थे। इस आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के द्वारा लिखे गए साहित्य के परिणाम को देखने से ऐसा लगता है कि इस समय जर्मनी और इंग्लैंड के विद्वानों ने भारत के संदर्भ में लिखने की जो होड़ लग गई थी, किंतु उसके ग्रंथों से देखने से ऐसा लगता है कि अधिकांश क्षेत्र में हल्दी के एक एक गांठ लेकर पसारी बनाने का प्रयास किया गया है। कारण उनके भारतीय जीवन की विविधता, भारतीय साहित्य की गहनता और भारतीय इतिहास की व्यापकता का पूर्ण तो क्या सामान्य परिचय भी नहीं था। यही कारण रहा है कि उस काल की रचित पाश्चात्य विद्वानों की रचनाएं, चाहे जो भी हो, संस्कृत भाषा के इतिहास का हो या साहित्य इतिहास की अथवा भारतीय समाज की या सभ्यता के इतिहास की, किसी भी विषय का सही मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। संस्कृति साहित्य और भारतीय इतिहास के प्रचार से ईसाई पादरियों में बौखलाहट आ गई। यूरोप के विभिन्न विद्वान जैसे जैसे संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के संपर्क में आते गए, वे न केवल इसके वरन सब भारतीय संस्कृति और महत्ता गरिमा और महत्ता से परिचित होते गए, फलता वे इनकी ओर बड़ी उत्सुकता और तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति बड़ी नॉर्मल थी, आराम थी। धीरे धीरे यूरोप में संस्कृति भाषा का, संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति का ज्ञान गरिमा का प्रकाश फैलने लगा। प्रारंभ में तो यह बात वहां के यहूदी और ईसाई समुदाय को अच्छा लगा, लेकिन बाद में यह ईसाइयों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती दिखाई दी, क्योंकि ईसाई पादरियों को सत्ता के बल पर धर्म आदि के संदर्भ में यूरोप में तरह तरह की झूठी बात फैला रखी थी और बड़े जोर से फैला रही थी, तथा ईसाई की सृष्टि का अनुमान 4000 वर्ष पूर्व मानते थे सिर्फ, और जो इस पूर्व मान्यता को नहीं मानता था उसे मृत्यु दंड तक देने की बात कह दी थी। बाइबल में तो व्यक्त विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, यही नहीं ईसाई धर्म वालों ने यह प्रचारित किया हुआ था कि सृष्टि का निर्माण को काल की बात को झूठा मानने वालों को सजा दी जाएगी या सजा मौत भी हो सकती है, जबकि संस्कृत साहित्य सृष्टि के निर्माण के लाखों लाख वर्ष पूर्व हो ले जा रहा था और इसकी बात को झूठी सिद्ध हो रही थी। इसलिए संस्कृत साहित्य और भारतीय साहित्य का इतिहास का पुरातनता की बात उन्हें बहुत खलने लगी थी। इस तरह की बात थी। हम अब अपने जो तैयार किए हैं वो आपको सामने कर सुना दिए। बड़ा ही इंटरेस्ट की बात थी। अब हम थेलेस थ्योरम के एक्सरसाइज 3 पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर
इन ए ट्रायंगल्स ABC D समानांतर BC सो दैट AD बराबर 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 8x माइनस 7 सेंटीमीटर, BD बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, C बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। थेलस थ्योरम हम जानते हैं कि थेलस थ्योरम में यदि आधार के समानांतर रेखाएं खींची जाती है तो उसका प्रोपोर्शनल एरिया बराबर होता है। इसे थेलस थ्योरम को प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। इसलिए प्रोपोर्शनल थ्योरम इसीलिए हम कह पाते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल पर बड़ा ही इंटरेस्ट जगाया है इन्होंने। और AD बटा BD बराबर AE बटा EC होता है बाई थेलस थ्योरम, बाई थेलस थ्योरम के अनुसार। ये थेलस थ्योरम बाई थेलस थ्योरम। अब सबका मान हम रख देते हैं, सबका मान हम रख देते हैं। यहाँ पे मान रख दिए 4x माइनस 3 बराबर, ये मान रख दिए और फिर तीनों तिरछा तिरछी गुना कर दिए। तिरछा तिरछी गुना करने पर 20x माइनस 15x और 12x प्लस 9 इसकल टू 24x गुना होता है 8 24 है, x स्क्वायर का 8x और 21x प्लस 7। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सबको एक तरफ लाते हैं तो माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। माइनस पहले कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है। फिर 2 कॉमन ले लेते हैं और तो 2 बराबर 2x माइनस x माइनस 1। अब इसमें गुणनखंड कर देते हैं x माइनस प्लस 1 से, तो इतना आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं x का वैल्यू -1/2 आता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। बड़ा ही आराम तरीके से ये होता है। आपको भी सारा सॉल्यूशन अच्छी तरह अच्छा लगा होगा, इसलिए हम अब फिर पुनः हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि और किस संबंध में जो मैंने तैयार किया है एक पेज का, उसके बारे में पढ़कर बताएंगे कि क्या भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी या नहीं थी, लोगों को क्यों शक था, और शक था तो क्यों शक था, ये शक कैसे दूर किया जा सकता है, ये दूर करने के लिए कुछ मैं लिखकर तैयार किया हूं। आप सुनिएगा तो आश्चर्यचकित रह जाइएगा, जब सोचिएगा और समझिएगा और आप भी कुछ और पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं इसी तरह कुछ किताब भी दिखा देंगे, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब किताब भी दिखा देंगे जो मैं पढ़कर कुछ लिखता हूँ, समझता हूँ। और अभिनंदन प्रसाद की किताब है, बहुत सी किताबों को पढ़कर समझने की मौका मिलता है और उसे लिखने तैयार करता हूँ। ये भारत के पुराण तथा अन्य पुरातन साहित्य का स्थान स्थान पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि भारत मानव सभ्यता का जन्म सृष्टि निर्माण के लगभग साथ हो चुका था और धीरे धीरे इनका विस्तार विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी होता रहा। अर्थात भारतीय सभ्यता विश्व में सर्वाधिक प्राचीन तो है ही, वह विश्व व्यापनी भी रही है, किंतु आज के इतिहासकार इस तथ्य से सहमत नहीं है। वह तो इसे सिर्फ 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व मानते हैं, जो अरिस्टोटल ने कहा था आज से करीब 2500 वर्ष पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी फर्स्ट बार यूरोप में मनुष्यों के बीच मनुष्य रहने का एक सभ्यता चली थी। इसीलिए अरिस्टोटल कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल, he who is unable to live in the society must disturb God। जो समाज में नहीं रहता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वह भगवान है या शैतान। वहां से उसका हिस्ट्री चालू होता था। साथ ही वह भारतीय के धर्मांश और ज्ञान विज्ञान में विहीन मानता रहा है, किंतु भारत और उनकी वर्तमान सीमाओं के बाहर विभिन्न स्थानों पर हो रहे उत्खननों से मिली सामग्री और पुरातात्विक ज्ञान विज्ञान के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष इसे प्राचीन से प्राचीनतर बनाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोज ने इसे 4000 ईस्वी पूर्व पहुंचा दिया और मोतिहारी मध्य प्रदेश, लोथल रंगपुर के गुजरात, बहादुराबाद का
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आदि में हुए उत्खनन से मिली यह सामग्री से इसे 5000 ईस्वी पूर्व बना दिया, पुरानी घोषित कर दिया और तिथियांकन के कार्बन और दूसरी प्रणालियों से काल सीमा को आगे ले जा रही है। इस संदर्भ में बलूचिस्तान और मेहरगढ़ तथा भारत के धौलावीरा आदि खुदाइयों से उल्लेखनीय है, जो भारतीय सभ्यता को 10,000 ईस्वी पूर्व सिद्ध कर रही है। गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में पानी के नीचे मिले नगर के भग्नावशेष उसे 10,000 ईस्वी पूर्व के प्राचीन बताने जा रहे हैं। और दूसरी ओर प्रोफेसर डब्ल्यू ड्रेपर का कथन के अनुसार स्कॉटलैंड में 1,40,000 वर्ष पूर्व प्राचीन हाथियों का अवशेष और मानव के अस्थियों का अवशेष रखे गए हैं। केनिया में के संग्रहालय में डॉलिके ने 1,70,000 लाख वर्ष पुरानी मानव की अस्थियां रखी गई है। अमेरिका के 2 विद्यालयों में प्रोफेसर E.L. साइमंस ने ऐसे मनुष्य के जबड़े का अस्थियों का पता लगाया है जो करीब 1,40,00,000 वर्ष पुरानी है। इससे पता चलता है कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी थी, लेकिन अंग्रेजों का कुंठित भावना भारतीयों को गलत साबित करने का हमेशा रहा और रामायण, महाभारत, गीता सबको उन्होंने गलत साबित किया था, मिथ्या सा कह दिया था, जबकि कोई मिथ्या नहीं है, सभी बातें सही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अशोक के स्तंभ पर भी। आज किताब से फिर से उसी किताब को फिर से हम पढ़ के बताएंगे ताकि आपको समझ में आवे, और समझ में आने से आपको जो फायदा होगा वो आप उसे ग्रहण करिएगा। भारतीय अशोक के अभिलेख। भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अभिलेखों द्वारा अशोक के शासन काल के तरह सभी बातों का यथोचित प्रकाश पड़ता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन अभिलेखों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला शिलालेख है, फिर स्तंभ लेख है, फिर गुहा लेख है। B.A. स्मिथ के अनुसार इन अभिलेखों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में जो B.A. स्मिथ ने जो बांटा है उसी को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। पहला भब्रू का शिलालेख है। पहला है 2 लघु शिलालेख। दोनों लघु शिलालेख 258 ईस्वी पूर्व खुदवाया गया था। प्रथम अभिलेख शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन तथा द्वितीय प्रकार के शिलालेख में धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रथम प्रकार के शिलालेख सासाराम के बिहार में, बैरट राजस्थान, मस्की और गौड़ पलकी गुंडा चेरागुंडी में तथा द्वितीय प्रकार का शिलालेख सिद्धपुर, मैसूर, जतिन, रामेश्वरम और ब्रह्मगिरी में पाया जाता है। दूसरा है भब्रू शिलालेख। इन्होंने शिलालेख को 8 भागों में बांटा है। हम पहला लघु शिलालेख जो पढ़ भी कहां मिला। दूसरा भब्रू शिलालेख, यह राजस्थान में स्थित बैराट नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। इसे अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण है, इसे लिखा हुआ। तीसरा है 14 शिलालेख। इसमें 13वें शिलालेख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक ने के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। अशोक के 14 शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला शाहनवाजगढ़ी, पाकिस्तान स्थित पेशावर जिले में इसकी लिपि खरोष्टी है। दूसरा मनसेरा, पाकिस्तान स्थित हाजरा जिले में इसकी लिपि खरोष्टी है। तीसरा जूनागढ़, भारत स्थित सौराष्ट्र में इसकी सौराष्ट्र राज्य गिरनार जिले में। चौथा कलसी, भारत स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून जिले में। पांचवा सोपरा, भारत स्थित सौराष्ट्र राज्य थाना जिले में। छठा धौली, भारत स्थित उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में। सातवां जोगदा, भारत स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के गंजाम जिले में। आठवां
ईरागुड्डी भारत स्थित आंध्र प्रदेश के राज्य हैदराबाद जिले में। अब जो हम चौथा कलिंग शिलालेख पढ़ रहे हैं, इसकी संख्या 2 है। धौली और जोगदा नामक स्थान पर पाए गए हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार इसका निर्माण तिथि 256 ईस्वी है। इसमें नए प्रदेश का राज्य प्रबंध के संबंध में आदेश है। 5वां गुफा लेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह अंकित गुफा लेख की संख्या 3 है। ये बिहार के स्थित समीप बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं में 3 की दीवारों पर अंकित है। इन लेखों को धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी प्राप्त होती है। बराबर की पहाड़ी में है, जो गया के नजदीक पड़ता है। तराई स्तंभ लेख, इसकी संख्या 2 है। इसे नेपाल की तराई में स्थित रोमन बेई तथा निगलवा में पाए गए हैं। इसमें ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों पर यात्रा की थी। 7 स्तंभ लेख, ये लेख भारत में 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त लेख दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, 5वां लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, 6ठा रामपुरवा स्तंभ लेख, 8वां लघु स्तंभ लेख। ये लेख एक प्रकार के राजादेश हैं। इसमें से 2 साथी एक सारनाथ के स्तंभ पर खुदे हुए हैं तथा 2 प्रयाग में हैं। इस प्रकार हमने स्मिथ का भी 8 स्तंभ लेख को वर्णन कर दिया। 3 प्रकार के शिलालेख का वर्णन अशोक के समय में किया गया है। वो तीनों शिलालेख जो थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख बराबर की पहाड़ियों में सिर्फ मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। इस प्रकार मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं, कुछ हिस्टोरिकल जानकारी भी दे रहा हूं और कुछ मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है। इससे यदि कोई फायदा आपको होता होगा तो, और मैं भी ये किताब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सामवेद है, इसी प्रकार सभी हमारे पास किताबें हैं। धीरे धीरे मैं पढ़ करके आर्य के बारे में भी कुछ नोट्स तैयार कर रहा हूं और नोट तैयार करके ये YouTube पर डालते हैं। यदि आपको इसमें फायदा हुआ होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नहीं तो मैं तो ऐसे अपना जीवन के लक्ष्य पर मैं चलता जाऊंगा, मैं पीछे नहीं रुकूंगा। डेली थ्योरम ज्योमेट्री टोटल खत्म कर दूंगा, 10th का भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि 9th से उठाया हूं और 10th का पूरा खत्म कर दूंगा। और आपको फायदा तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपका एक बनता है कि आप भी लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।